वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ पर्यावरण के कुछ मुद्दों पर चर्चा किया था जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड है, यूनिट से रिलेटेड है, जिसमें मैंने लोकल, रीजनल और ग्लोबल स्तर पर पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया जा रहा है, हर एक स्तर पर कौन कौन सी गैसेस इसको प्रभावित कर रही है, इस पर चर्चा किया था। मोर देन डैट सारे प्रकार के प्रदूषणों के जो तत्व हैं यानी पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स की जो नेचुरल सोर्सेज हैं, उसके एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं और उससे क्या प्रभावित हो रहा है एनवायरनमेंट पे, उस पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्पार्कलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि पर एक चर्चा हुई थी। और उसके बाद मैंने कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्सेस पर भी चर्चा किया था, जिसमें मैंने हर कलर के जो इंडिकेटर्स हैं उनका क्या मतलब होता है, हजार्डियस कौन है, कौन ज़्यादा क्या उसके स्केल हैं, इन सब पर चर्चा मैंने किया था। नाउ इस वीडियो में आज जो मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ उसमें वायु प्रदूषण पर मुख्य रूप से चर्चा करूँगा, एयर प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। पहली बात, क्या होता है वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो वायु प्रदूषण को वायुमंडल में एक या एक से अधिक हानिकारक प्रदूषकों की उपस्थिति, जैसे धूल, धूप, धुएं, धुंध जैसे गैस आदि के कारण मनुष्य, पौधे और जानवर पर होने वाले प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह प्रदूषण का सबसे प्रमुख खतरनाक रूप है, क्योंकि जनरली आज अगर हमारे सामने जीवन मौजूद है, जीवन हो रहा है इस सृष्टि में, तो जीवन का प्रमुख कारण यहाँ गैसेस का होना है। अगर हम पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों को देखें तो हमें आसपास अपने अन्य ग्रहों में जीवन नहीं दिखता, जिसका मूल कारण है वायुमंडल का होना, पृथ्वी पर वायुमंडल का होना। अब ये वायु राशियां पृथ्वी पे कहाँ से आई, कैसे आई, इस संबंध में एक एजम्पशन, हाइपोथेसिस एजम्पशन बनाया जा सकता है, हाइपोथेटिकल एजम्पशन की कालांतर में कभी पृथ्वी के आसपास से कोई धूमकेतु हो सकता है गुजरा रहा हो, जिसने पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में गैसेस को प्रेजेंट कर दिया, यानी बड़ी मात्रा में गैसेस आई हो। हम ऐसा केवल एज्यूम कर सकते हैं, हाइपोथेटिकल हो सकता है कोई और कारणों से पृथ्वी के अंदर इंटरनल रिएक्शन हुआ हो, कैसे किसी तरीके से, लेकिन पृथ्वी पर गैसेस होना जीवन का महत्वपूर्ण प्रयोजन या जीवन का महत्वपूर्ण जन्म होने के लिए माना जा सकता है। अब अगर ये गैसेस ही प्रभावित हो जाएंगे, यानी ये गैसेस रिएक्टिव हो जाएंगी, तो मानव के लिए जीवन जीना कितना दुश्वार हो जाएगा। और इस दृष्टिकोण से देखें तो वो कौन कौन से मुख्य रूप से जो गैस हैं पृथ्वी पर, उनकी अगर चर्चा करें तो मुख्य रूप से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसे विभिन्न गैसों का मिश्रण, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सीसा, आर्सेनिक, एस्बेस्टस, रेडियोधर्मी पदार्थ, धूल इत्यादियों को देखें तो ये सारे जितने गैसेस हैं ये प्रकृति को नेगेटिवली प्रभावित कर रहे हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और खतरनाक गैसों के मिलने से ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन का खतरा बना हुआ है। प्रमुख खतरे जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने से होता है। प्रमुख खतरा देखें तो जीवाश्म ईंधन क्या है, इस पर मैंने पूर्व में भी एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जीवों के यश में ऐसा माना जा सकता है कि लगभग 300 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जो जीव थे, वनस्पतियां थी, वो सब किसी भारी भयंकर एक्सीडेंटल कॉज के कारण पृथ्वी के गर्भ में समा गए। इस प्रकार से पृथ्वी के गर्भ में चले गए कि वो सड़ नहीं पाए यानी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से उनकी संरचना में बदलाव हो गया। सड़ नहीं पाए और गल नहीं पाए, लेकिन संरचना में बदलाव हो गया। भले ही संरचना में बदलाव हो गया, लेकिन चूंकि कार्बन के एलोट्रोप्स में चेंजेस हुआ, लेकिन जो एनर्जी थी वो अभी भी विद्यमान है। परिणाम स्वरूप जब हम पेट्रोलियम पदार्थों को आज पृथ्वी के अंदर से बाहर निकालते हैं तो उनमें ऊर्जा है और वो हमारे विभिन्न मैकेनिकल एक्टिविटीज़ के लिए
कहा जाए तो गतिविधि को बढ़ाने के लिए अपना योग देते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमें बड़ा विकास में सहायता इन फॉसिल फ्यूल्स ने दिया, और आज पृथ्वी पर काफ़ी विकास हमारी गति को तीव्र करने में फॉसिल फ्यूल्स का बहुत योगदान है। लेकिन एक और इसने गति को तो तीव्र किया, लेकिन दूसरी ओर वायुमंडल की दुर्गति भी कर दी। वायुमंडल की दुर्गति इस प्रकार से कि इन्हीं गैसेस के प्रभाव की वजह से हमने प्रकृति के ऊपर हरित ग्रह प्रभाव को जन्म होते हुए देखा। हरित ग्रह प्रभाव, जिस पर मैंने इससे पूर्व की एक वीडियो में मेंशन किया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा कारक है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में ऐसी गैसें, ऐसी अनसैचुरेटेड गैसेस का घेरा तैयार हो जाता है जो हरे रंग की कांच की भूमिका निभाती हैं। हरे रंग की कांच की भूमिका ये होती है कि पृथ्वी पर आने वाली जो भी ऊष्मा है वो उसके द्वारा अंदर तो आने दिया जाता है, परंतु उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता। तो जैसे हरे रंग के कांच के भवन के अंतर्गत ऊष्मा को बढ़ाने का कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी को चारों ओर से घेरे ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और प्रदूषित गैसों ने पृथ्वी के ऊपर ऊष्मा को बढ़ाने का कार्य किया है। कोयला, पेट्रोलियम उत्पादों, थर्मल पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल्स उद्योग वायु प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, और आज पृथ्वी का तापमान बढ़ने का ये मूल कारण माना जा सकता है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े अन्य प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड को कहा जा सकता है, जो स्मॉग का एक प्रमुख घटक है। सल्फर डाइऑक्साइड और इससे संबंधित रसायन युक्त रूप से एसिड रेन के कारण ये समझिए कि काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाता है। एसिड रेन के विषय में मैंने पूर्व के वीडियो में आपको चर्चा किया है। एसिड रेन जिसमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बादलों के माध्यम से पृथ्वी पर गिरता है। अब वर्षा के दौरान ऐसा होता है, और ये नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बादल में कैसे निर्मित होते हैं, इसके पहले मैंने आपको ये बताया है कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, ये एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर उठ जाते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी कम होती है। परिणाम स्वरूप ये एटमॉस्फेयर में जब बादलों के पास जाकर वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाता है, जिसके वजह से एसिड रेन होता है। अब बढ़ते हुए प्रदूषण का प्रमाण फेफड़ों के कैंसर, अस्थमा, एलर्जी, विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं में देखा जा रहा है, जिसमें वनस्पतियों और जीवों को गंभीर और अपूर्णीय क्षति होती हुई दिख रही है। यानी आज अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर हमारे सामने एक समस्या है, वो है लंग्स की प्रॉब्लम, डिजीजेस, जो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण माना जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए स्तर के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे सामने उत्पन्न हुआ है। ओजोन की कमी के कारण अल्ट्रावायलेट किरणें आसानी से हमारी धरती तक पहुंच रही हैं। इसके संबंध में मैंने पूर्व की वीडियो में आपसे चर्चा किया है कि कैसे ओजोन का स्तर धीरे धीरे समताप मंडल में घटता जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स या गैसेस जो धीरे धीरे ओजोन मंडल तक पहुंच जाती हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड बादलों से संघनित होकर के सल्फ्यूरिक एसिड में बदल गया, लेकिन जो ऑक्साइड्स बादलों से संघनित नहीं हो पाए वो और ऊपर उठते हुए ओजोन मंडल तक पहुंचते हैं, ओजोन स्तर पर पहुंचते हैं, और ओजोन मंडल में पहुंचकर ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसे ऑक्सीजन और तमाम अन्य गैसेस में जो भारी होते हैं उसमें बदल देते हैं। ये भारी गैसेस पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं और इस स्थान पर ओजोन की मात्रा घट जाती है। अब ओजोन की मात्रा घटना हमारे लिए खतरनाक हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर आने वाली जो परावैंगनी किरणें जो सूर्य से आ रही हैं वो मात्र 2 से 3% ही पृथ्वी पर पहुंचती हैं, तो उससे हमारी सुरक्षा बनी हुई है। लेकिन जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है
तो ओजोन का रोल होता है कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेना और इसमें बड़ी मात्रा में लगभग 97 से 99% तक ओजोन इस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर और कुछ को वापस अंतरिक्ष में भेज देते हैं, जिससे कि हमारी रक्षा होती है। लेकिन जब ओजोन का स्तर ही घट जाएगा, तो समताप मंडल में ओजोन का स्तर ही घट जाएगा, तो फिर पराबैंगनी किरणें बड़ी मात्रा में पृथ्वी पे आएंगी। परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग होगा और हो रहा है। इसके अलावा अन्य बात करें तो भारत का पहला एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे हम वायु गुणवत्ता, मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली कहते हैं, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही एक योजना है। शुरू में यह देश के 10 शहरों दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के लिए बनाया गया था और धीरे धीरे अब ये अन्य क्षेत्रों में भी फैलता जा रहा है, यानी इसका विकास और अन्य स्तरों पर किया जा रहा है। इस इंडेक्स को शॉर्ट में सफ़र भी कहते हैं, SAFAR, और ये 2 बार प्रश्न पूछा गया एग्जामिनेशन में। दैट इज सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजी, जो कि पुणे में स्थित है। इस सूचकांक तहत 8 प्रदूषक, इस सूचकांक में 8 प्रदूषक PM10, PM2.5, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्राइड्स और लेड, ये 8 जो है प्रमुख प्रदूषक इसके अंतर्गत इंडिकेटर्स के रूप में रखा गया है। वायु प्रदूषण के स्तर को 6 बैंडों में वर्गीकृत भी किया गया है, ताकि लोगों को इसे समझने में सरल वर्णन किया जा सके। प्रत्येक बैंड में एक रंग कोड का प्रदान किया जाता है। वायु गुणवत्ता को अच्छा वर्गीकृत किया जाता है यदि प्रदूषण का स्तर नियामक मानकों के नीचे, यानी कम से कम 50% के नीचे हो। मैंने इससे पूर्व के वीडियो में आप लोगों का इसका एक पूरा डाटा दिया है, जिसमें मैंने आपको हर रंग के इंडिकेटर के संबंध में मेंशन किया था कि हर रंग का क्या लेवल है और उसका क्या इंडिकेटर है। इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि क्या और वायु में पाए जाने वाले प्रमुख गैसीय प्रदूषक हैं, उनकी चर्चा करेंगे।